नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ कुछ दिनों पर मैं इसको करा रहा हूँ, बस 3 चैप्टर बचा हुआ है और हर रोज़ आज, कल और परसों 3 दिन में मैं ये तीनों चैप्टर इसका कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ध्यान से निकल गया था, इसके 3 चैप्टर बचे थे। वो एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया मेरे तो मेरे को आइडिया आया कि इसका 3 चैप्टर मेरा रह गया था। कोई नहीं, मैं इसको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। क्या है ना, मतलब आज, कल और परसों लगातार 3 दिन में मॉर्निंग में आपको तीनों चैप्टर देखने को आपको मिलेंगे। फटाफट देख लीजिए। कहा जा रहा है जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण गतिविधियाँ। इससे भी क्वेश्चन आए हुए, सारे बीपीएससी क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा, फिर जो मॉडल क्वेश्चन है वो भी बीपीएससी का करा दूंगा। टीआरई 1, 2 और 3 और साथ में स्टेट में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। थोड़ा सा जूम मैं कर रहा हूँ ताकि बड़ा साइज में दिखे तो आपको अच्छे से समझ में बातें आए। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। तरंगदैर्घ्य तो छोटा कह रहा है लेकिन ऊर्जा स्तर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा कम जाएगा, जिसका ऊर्जा ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य छोटा होगा। तरंगदैर्घ्य छोटा तो बैगनी रंग का होगा, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसके पास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वही लाल रंग आप सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे आप रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। यहाँ 3 तरह की बात लिखा गया, मैं कलर का सोच रहा था, यहाँ कलर नहीं दिया है, यहाँ विकिरण का दिया है। पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण और अवरक्त विकिरण। पराबैंगनी विकिरण जो वो होता है जो हम लोग को नहीं दिखता है, अवरक्त विकिरण होता है जो हम लोग को नहीं दिखता है, दृश्यमान विकिरण हम लोग को दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि जो पराबैंगनी विकिरण होता है, अंडरस्टैंड, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत कम होता है और इसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये आता है जो तो हम लोग को दिखता है, ये बीच में होता है, ऊर्जा भी इसका मीडियम, तरंगदैर्घ्य भी मीडियम होता है। अवरक्त का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसका ऊर्जा बहुत ही निम्न स्तर का हो जाता है। क्लियर हो गई तीनों बातें। अगला प्रश्न, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, बताइए। आ गया ना क्वेश्चन, टीआरई 1 में ही आ गया ये। सलीम अली पक्षी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट अभयारण्य में, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 का आंसर जो आप देंगे, सलीम अली पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन किसी जगह पे नहीं है। अब आप कहेंगे तब कहाँ पे है, तो आप जान लीजिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मार दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। कहाँ, गोवा में स्थित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज जानिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र अगर कहा जाए तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में स्थित है। यानी कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य बोला जाए तो गोवा आंसर डालेंगे, लेकिन यही पूछ दे कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है, यानी तमिलनाडु में है। इसका भी थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना है आपको। मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी। अगर याद हो गई हैं तो जरा ये क्वेश्चन को देखिए, जवाब, इनका जवाब दीजिए। 3 नंबर क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है 3 नंबर। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो एक तो आंसर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई मौसम ऐसा तो नहीं है कि एकदम हाँ एक स्पेशल राज्य में होगा और उसके अगल बगल में नहीं होगा। तो आपको एक बात जानना पड़ेगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो असम में भी पाया जाता है और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तमिलनाडु के तट पर में भी पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है। तो इसलिए आंसर इसका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा, 1 से ज़्यादा देना सही रहेगा। आपको एक बात इसमें पता होना चाहिए, शायद आपको पता भी होगा, वर्षा जो होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है इसमें, क्योंकि नाम ही है इसका क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगा। नेक्स्ट बताइए, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है। क्या ओजोन में सच में छिद्र हो गया है, नहीं। ओजोन लेयर का पतला होना को ही क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र बोलते हैं। छिद्र नाम रख दिया है बट वो पतला होता है, खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता अनर्थ की बात हो जाएगी पृथ्वी पर। ठीक है, तो आप आंसर इसका देंगे समताप में ओजोन परत की मोटाई में कमी आना। बी नंबर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन का सूत्र आपको याद रखना है, O3 होता है। बादल जब गरजते हैं उस समय क्या होता है कि ओजोन लेयर का निर्माण होता है। आपको एक चीज़ इसी के साथ आपको मैं यहाँ बता दूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जाम में आया है, ठीक है।
जो बीपीएससी ने पहले पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपको याद होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से संबंधित है। कब से? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से रिलेटेड है, इसीलिए ये बात मैं यहाँ बता दिया हूँ। ओजोन क्षय से रिलेटेड क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि मॉन्ट्रियल जो जगह है, मॉन्ट्रियल ये कहाँ पे है? ठीक है, देखता हूँ आप जवाब देते हैं या बस नॉर्मली यूं ही क्लास देखते हैं आप सिर्फ। यहाँ पे कह रहा है कि केरल की शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली संरक्षित है, इसलिए केरल का साइलेंट वैली किस लिए है? तो इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। आंसर ए नंबर ही हो जाएगा इसका, समझे? केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित किस लिए है? तो इसमें पौधा और जानवर का बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाया जाता है। क्लियर है बात? दुर्लभ मतलब समझ रहे हैं? दुर्लभ ऐसा प्रजाति को बोलते हैं जो कि अब संकटाई स्थिति में है, मतलब संकटाई स्थिति नहीं कहेंगे, मतलब एकदम रेयर केस में हर जगह मिलता है, बहुत कम जगह पे मिलता है, इसीलिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली जो बात मैं कर रहा हूं, इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। साइलेंट वैली जो है इसको 1984 में 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, एक और बात जानिए, साइलेंट वैली आंदोलन आधिकारिक रूप से जो है 1973 में शुरू हुआ था। एक आंदोलन भी है 1973 से रिलेटेड, जो साइलेंट वैली आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी पहाड़ियां जो है, समझते चलिएगा थोड़ा सा, मैं नीचे कर दूं, नहीं दिख रहा होगा आपको। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उसके किस डायरेक्शन में साइलेंट वैली है? तो नीलगिरी पहाड़ी के जो उत्तर में, चाहे ऐसे कहिए ना कि उत्तर नहीं दक्षिण में, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में साइलेंट वैली है, या ऐसे कह सकते हैं साइलेंट वैली के उत्तर में क्या है आपका? नीलगिरी है। समझे? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको कम से कम 175 से प्लस इसमें जानते हैं प्रकार के बर्ड्स है इसमें साइलेंट वैली में, जो केरल का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हुए, बताइए इसके जवाब। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव हैं। देखिए, एक चीज समझना होगा, एक ही स्थान पर एक ही पारिस्थितिकी में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? इसमें से किसी नहीं बोला जाता है। ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रजाति का यदि बात करिएगा तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इकोफिन भी नहीं होता है, पारिस्थितिकीय समकक्ष नहीं बोलते हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव को क्या बोला जाता है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। माफी चाहते, मैं ये क्वेश्चन पढ़ के मैं इसका ऑप्शन देखने लगा था, माफी चाहते हैं इसके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या दे रखा है, समझे, जबकि आंसर यहाँ से निकलेगा ना, इस ऑप्शन को हमको देखना चाहिए था। सॉरी। कर रहा है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव कौन से होते हैं? तो इसको पारिस्थितिकीय समकक्ष बोलते हैं, मतलब एक ही जगह पे एक ही जैसा रहने वाला। अब इस क्वेश्चन का इसमें तो आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है? तो ये 3 तरह का जो वन दिया गया है, ये मतलब वृक्ष का नाम दिया गया, ये तीनों इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ई दे दीजिए। इसका आंसर, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय है ना, उष्ण का मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा हुआ, उस मतलब गर्म, मतलब गर्मी में होने वाला पौधा की बात आपसे पूछ रहा है। जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, केला, नाशपाती, समझे, ये सब हो गया। पेड़ की बात करिएगा तो जैसे बड़े बड़े पेड़, मेपल हो गया, एके एलम हो गया, समझे, इस तरह के बहुत तरह के पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे इसमें नहीं पाए जाते। ये जो नाम दिया गया है समशीतोष्ण में ये पाया जाने वाला पौधा का नाम है। ठीक है, ये प्रश्न को देखिए जरा, क्या आप जवाब दे पाएंगे? जरा देख के कोशिश करें। कह रहा है बुनियादी प्रक्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुक्रमण में शामिल है? थोड़ा हार्ड वर्ड है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसमें से कोई आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें से सीक्वेंस सही नहीं है। जैसे पहले होता है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, नग्राता होता, फिर आक्रमण होता है, प्रतिस्पर्धा और सहक्रिया, फिर प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए 11th 12th का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे।
इन चीज़ों को मैं बताऊं कि क्या होता है, एक सेकंड लगेगा, मैं बताता हूं जरा। देखिए, न्यूडेशन करके एक शब्द है, इसका मतलब होता है आपका उत्तराधिकारी एक खुले स्थान पर प्रगति से शुरू होता है, इसे न्यूडेशन अशांति कहा जाता है। न्यूडेशन का मतलब होता है अशांति से रहने वाला। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरण का अगर मतलब समझना चाहिएगा, स्थिरीकरण कह सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला। नेक्स्ट है एक्सिसिस, इसमें है क्या, नहीं है। इससे आगे होता है तो इसका मतलब होता है वनस्पति के आधार पर जो कुछ बंटवारा करने को बोलते हैं। प्रतिद्वंदिता का मतलब एक दूसरे के बीच में जो प्रतिद्वंदी होता है उसमें कहते हैं। प्रतिक्रिया है, ये एक ना सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। ये उनको समझ में आ रहा होगा जो 11th-12th पढ़े हुए होंगे ना, उनको ये चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अगर पहले से क्लास किए होंगे, वरना ऐसे तो बहुत दिक्कत ये बात रहा था। कोई नहीं, आगे और भी क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। पर ये 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, पढ़ के देखिए जरा क्या आंसर दे पाएंगे आप लोग। जैसे 11th-12th का क्वेश्चन आता है, जिनको 11th-12th नहीं देना उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई उतना परेशान मत हो जाइए कि हाँ ये बुक है, ये बुक में तो हर चीज़ रहेगा ना, बुक है जिसमें पूरा 12th क्लास तक का है। लेकिन जो 11th-12th वाले हैं उनको लेकिन थोड़ा सा सोचने लायक है। उस क्वेश्चन को जैसे आपसे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसके सर्च कीजिए, सर्वे करिए उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप 11th-12th दे रहे हैं बायोलॉजी, फिर तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, साइंस मतलब। नेक्स्ट है संरक्षण। जीव विज्ञान क्यों सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक प्रजातियों की गिरावट का कारण बन सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे प्रजाति नष्ट हो सकते हैं। इसका आंसर जानते हैं, सी नंबर में परफेक्ट लिखा गया है कि कई पौधों की प्रजाति अपनी सीमाओं को उस गति से स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हो सकती है जिस गति से तापमान क्षेत्रों में संचालन हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि वातावरण में इतना तेजी से टेम्परेचर का बढ़ना, बहुत सारे पौधा अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक जो है ये सोचते हैं कि इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे अस्तित्व से खत्म हो जाएंगे बहुत सारे पौधे, और ये सोचना भी सही है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माप अवधि के दौरान श्वसन में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण का क्या तात्पर्य होता है। देखिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया, आपके माइंड में आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लेवल में आ गया 9th-10th में, तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण संरक्षण। आर्थिक नहीं, प्राकृतिक संसाधन को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं जरा प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आप देखेंगे तो जीवीय चीज भी है और अजीवीय चीज भी, मतलब जीवित चीज और निर्जीव दोनों तरह के चीजों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय का मतलब, नवीकरणीय मतलब नया करणीय, नया बन जाएगा। अनवीकरणीय का मतलब जिसको नया नहीं बनाया जा सकता। तो कोयला जो है नया नहीं बन सकता, और तीनों ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं बार बार नया बनाया जा सकता है। क्लियर हो रही है बातें? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब यहाँ से है, यानी कि यहाँ से अब आ गया है क्या? मॉडल क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा है, उसको छोड़ के होते उसको भी देख लेंगे ना। बीपीएससी कहाँ ही भी पूछा हो, सारे क्वेश्चन को देख के हम लोग जाना है। इसका बताइए, कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किसी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित कर सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित कर सकता है। तो आंसर आप वहां उस समय देते हैं राज्य सरकार घोषित कर सकता है। कौन करता है? राज्य सरकार। अच्छा, राज्य सरकार का मतलब क्या है? देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26A अभयारण्य की घोषणा को परिभाषित करता है। तो 26A में परिभाषा है, लेकिन धारा 35 में क्या है ना कि इसको राज्य सरकार जो होता है इसको घोषित कर सकता है, वन्य जीव अधिनियम संरक्षण घोषित कर सकता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान, माफी चाहते, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वन्य प्राणी यानी प्रोटेक्शन अधिनियम के अंतर्गत एनिमल की परिभाषा, किसका? जानवर की परिभाषा किसे शामिल किया जाता है? एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया जाता है? पक्षियों को, रेंगने वाले जीवों को, पक्षियों के अंडों को। लेकिन आप आंसर समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा एक से ज़्यादा। जानवर से रिलेटेड कुछ भी हो सारे को शामिल किया गया है। संरक्षण मतलब हर चीज़ को। नेक्स्ट है, ये तो हमने बता ही दिया, यहाँ आइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध कौन से क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति को दिए गए शिकार की अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा? समझे? तो आंसर जान लीजिए, निकोबार द्वीप समूह में।
फिर से सुनिए एक बार, जो भी निकोबार द्वीप समूह में उसमें जो रूल दिए गए हैं अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पे लागू नहीं होते। वहाँ का जो लोग है वहाँ अपना हिसाब से जंगल में जीवन जी सकता है, रह सकता है, पौधा काट सकता है, क्योंकि वो लोग खुद ही इतने समझदार है कि फालतू के पौधा नहीं काटते, बस उसमें सही से यूज करते हैं, जलावन के लकड़ी लाना या अवांछनीय पौधे को हटाना, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध कौन कौन से क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति को दिए गए शिकार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा? तो निकोबार द्वीप समूह में नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो जानवरों का शिकार करके खा सकते हैं। भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी वो 1952 को जारी किया गया। ठीक है, भारत में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है 1952 को जारी किया गया। पहला संस्करण पूछा जाए तो भी 1952 दीजिएगा, लेकिन दूसरा संस्करण की बात करिएगा तो 1988 दीजिएगा। क्या दीजिएगा? दूसरा नंबर वाला 1988 में, सेकेंड वाला जारी किया, ये तो फर्स्ट था, पहला संस्करण राष्ट्रीय वन नीति का। क्लियर है बातें? आगे आइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु, ठीक है, उत्तरदायी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, समझौते या सम्मेलन क्या है? तो आपका आंसर निकल के आएगा कि सर इसका आंसर दीजिए आप, एक से ज़्यादा हो जाएगा, CITES भी हो जाएगा। ठीक है, CBD भी इसके अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है बात? देखिए, इसको अगर फुल फॉर्म की बात करिएगा ना तो कहेंगे द कंजर्वेशन ऑफ ऑन द कंजर्वेशन, एक सेकंड रुकिए, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फ्लोरा या फौना ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरह के लंबा चौड़ा इसका है, फुल फॉर्म इससे नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बट कहीं आ गया इसलिए मैंने एक बार बोल दिया कि सुने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, या फौना आगे पीछे करके दे सकता है। अगर CBD की बात करिएगा तो इसका फुल फॉर्म भी कुछ होता होगा, तो इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको एक चीज पता होना चाहिए, 5 जून 1992 को, 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में CBD का हस्ताक्षर किया गया था और लागू हुआ था अगला नेक्स्ट ईयर जाकर 1993 में यह लागू हो गया था। ये मेरा जन्म तिथि है, समझे? ये डॉक्यूमेंट्स मेरा जन्म तिथि है, एक साल मैं और छोटा ही हूँ। मेरा जन्म 1994 में हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये कर दिया गया था, मैं एक साल डॉक्यूमेंट में बड़ा चलता हूँ। तो क्या आपको समझ में आया? रोहित सर के जन्म के समय लागू किया गया था CBD को, और ये रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, हस्ताक्षर सभी लोग ने किया था 1992 को। अगला प्रश्न है कि वन अधिनियम 1927 के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? ये 1927 की बात है, अंग्रेज के अंतर्गत हम लोग हैं, समझे? तो वनों का प्रबंधन, वनों की रक्षा, मवेशियों के चरने संबंधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, और भी बात सुन लीजिए, जैसे वन का उत्पाद की आवाजाही, परागना, लकड़ी, अन्य चीज़ों पर कुशल विनिमय करना, बर्बाद नहीं करना किसी चीज़ को, वन्य जीव का संरक्षण करना, ये सारे थे। तो आंसर दीजिएगा एक से ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किन वर्ष में संशोधित किया गया? मतलब एक सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 1982 को, इसमें और इसमें है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। फिर है 1991 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और फिर 2002 में ये संशोधन का इसका सिलसिला है। फिर से सुन लेते हैं एक बार, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किन किन वर्ष संशोधित हुआ? तो 1982, 1991, 2002 में। चलिए आगे आइए, सही लग रहा होगा क्लास, मुझे पूरा विश्वास है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण संरक्षण की स्थापना जो है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जवाब दीजिए जरा, दे लिए जवाब आप। आंसर हो जाएगा 1986 को, समझे? और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। कितना? 253 अनुच्छेद के तहत यह वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 26 धारा है और 4 अध्याय है, एक दो नहीं 26 धारा और 4 अध्याय इसके अंदर रखा गया है। निम्नलिखित में से कहाँ आप घटपर्णी पौधा देख सकते हैं? घटपर्णी जो कीड़ों को खाता है, ठीक है, छोटे छिपकली, छोटे कीड़ों मकोड़ों को उसके अंदर जाके फंस के और उसको खा जाता है, पाचन हो जाता है। इसमें एक ऊपर में कवर रहता है, वो बंद हो जाता है जब इसके अंदर कीड़ा जाता है। तो ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए खासकर ऐसा खाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये समझे। जैसे आप देखेंगे इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत के वनों में। उत्तर पूर्व जानते हैं क्या? भारत को अगर ऐसे 4 भागों में बांटिएगा, ये है उत्तर, ये है पूर्व, तो यहाँ पे यानी कि भारत का जो कॉर्नर है, 7 सिस्टर्स वाला राज्य सब है, मिजोरम, मेघालय, समझे, ये सब है, गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ है उन सभी जगह पे मिल जाएगा आपको घटपर्णी के पौधा, जहाँ बारिश का ज़्यादा मात्रा हो। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो घटपर्णी पौधा तो डाला गया, लेकिन कुछ और भी है कीटभक्षी पौधा, जैसे नेफेंथिस, डायोनिया जिसको बहुत लोग नहीं जानते, बीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं इसको, बीनस फ्लाई ट्रैप डायोनिया को, नेपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया जिसको कि हम लोग ब्लैक वर्ट के नाम से जानते हैं, ड्रोसेरा हो गया, सनड्यू प्लांट जिसको बोलते हैं, ये सारे है घटपर्णी का ही साथी, कीड़े खाने वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में एक सिंगी गेंडा पाया जाता है? बहुत अच्छा, तो आंसर क्या दीजिएगा? काजीरंगा। अब आपको बताना है काजीरंगा कहाँ है। 3-4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ। काजीरंगा में एक सिंग वाले गेंडा होता है, ये तो आप जानते हैं। एक और जानिए, भीतरकनिका में क्या है? भीतरकनिका किसके लिए फेमस है? कछुआ तथा घड़ियाल के लिए भीतरकनिका फेमस, ठीक है। भीतरकनिका ये भी जानना जरूरी है। ये जो है लिखा है भीटारकनिका, ये असल में भीतरकनिका होना चाहिए था। कछुआ तथा घड़ियाल के लिए फेमस है। अन्नामलाई की अगर बात करिएगा, यहाँ नहीं दिया गया, अन्नामलाई अगर बात किया तो सिंह पूंछ बंदर है इसमें। जंगली सांड के लिए फेमस है। मानस एक इंपॉर्टेंट है, मानस में क्या होता है? गैंडा, जंगली भैंसा, हुलांग गिब्सन बोलते हैं, वो रहता है उसमें। नेक्स्ट है दाची गाय हंगूल मृग या काला भालू के लिए फेमस है। पाखल जो है बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, इन चीज़ों के लिए फेमस है। तो ये सारी अभ्यारण्य को भी समझना है। वैसे मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ, ऐसे चैनल पे पुराना वीडियो अगर सर्च करके देखिएगा ना, तो बहुत अच्छा से ट्रिक से मैंने बता रखा है। मतलब शुरुआती आवर में मैं डाला था वो सब वीडियो, बहुत अच्छा वो सब वीडियो, बहुत चीज़ इसमें याद करा, पूरा अभ्यारण्य में रटा दिया हूँ ट्रिक से। उसको खोजने में नीचे जाना पड़ेगा, सबसे लास्ट के प्ले लिस्ट में कहीं मिलेगा आपको। मुझे भी याद नहीं कि कौन से प्ले लिस्ट में होगा, लेकिन हाँ नीचे में होगा, ज़्यादा वीडियोज नहीं है नीचे वाले प्ले लिस्ट में। यहाँ कह रहा है नीचे लिखे पारितंत्रों में कहाँ अधिकतम जैव विविधता पाई जाएगी? रेगिस्तान में, मैंग्रोव्स में, कोरल रीफ में। तो आपको बच्चा भी एक छोटा सा बताएगा इस क्वेश्चन का कि कोरल रीफ में। देखिए कोरल रीफ क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, क्योंकि जितने भी जीव होते हैं जिसके ऊपर कवच लगे रहते हैं, जैसे शंख हो गए, सीप हो गए, कछुआ हो गए, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सारे मर जाते हैं और सारे कहाँ पे जमते चले जाते हैं और एक कोरल रीफ का निर्माण होता है। उस पर बहुत सारे पौधे, बहुत सारे रंग बिरंगे के पेड़ पौधा, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको वेराइटी देखने को मिल जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे, लक्षद्वीप क्या है? कोरल रीफ से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है? जैव विविधता के क्षति का कारण नहीं है तो जंतुओं को जंतु आलय में रखना, इसमें जैव विविधता को क्या क्षति है? जानवर जहाँ रहेगा वहाँ रखने में क्या दिक्कत है? कोई नहीं। प्राकृतिक आवास का विनाश, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सब। अच्छा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण समझते हैं, इससे भी बहुत दिक्कत होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसा जानवर बाहर से आ जाता है, एक ऐसा विशेष विदेश का कहने का मतलब ये नहीं सोचेगा दूसरे देश से आना। मान के चलिए एक ही जंगल है, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जंगल है। अब कुछ जानवर इस कॉर्नर पे रहता है हमेशा से, अब बाई सम रीजन ये यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ के जो जानवर है उसको आके खाने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो इसी को बोलते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ऐसा कुछ होता है। ये प्रश्न कह रहा है कि निफेंथिस, साइलोटम, राउफिलिया या एकोनाइटम नामक पौधे की क्या समानता है? अभी मैंने बताया आपको, सभी शोभाकारी पौधे हैं, सभी आपस में जाति वृत्तीय संबंधित प्रजातियां हैं, सभी अति दोहन के लिए उन्मुख है। तो 13 का आंसर दीजिएगा, सभी अति दोहन के लिए उन्मुख है। समझे? नेफेंथिस को ही पीचर प्लांट के नाम से आते हैं, कीटभक्षी पौधा बोलते हैं इसे, समझे? और लेकिन इसमें मतलब कई तरह से ना औषधीय गुण भी इसमें पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। जैसे कुछ रोग सुनिएगा, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, गैस से रिलेटेड बीमारी हो गया, समझे, रतौंधी आदि में उपचार में ये बहुत काम आता है नेफेंथिस का पौधा।
जैसे राउफेलिया का पौधा का बात कर रहे हैं, समझे। राउफेलिया जो है ये भी काम आता है। राउफेलिया भी ब्लड प्रेशर वाले के लिए दिया जाता है, इसके पाउडर बना के पत्तियों का। ये जो लिखा हुआ है एकोनोटाइम पौधा, इसका है सर्दी, निमोनिया, दर्द, सूजन, रक्तचाप, इन सभी में हेल्प मिलता है। ये जो लिखा है साइलोटम, साइलोटम से घाव वगैरह भरने में सफलता मिलता है। तो ये सभी क्या है, अति दोहन के लिए उन्मुक्त है। आगे आइए, निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट का गुण नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है, जैसे इसको समझेंगे, कह रहा है अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित होते। नहीं, ये गलत दिया गया है, ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं होते। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, हॉट स्पॉट, विविधता हॉट स्पॉट। तो एक चीज जानिएगा, यहाँ कर प्रजातियों की अत्यधिक संख्या के कारण हॉट स्पॉट के गुण होते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट, प्रजातियों की अत्यधिक संख्या, स्थानीय प्रजातियों की बहुतायत होती है इसमें। आप देखिए भारत का नक्शा आप देखेंगे तो नीचे वाला जो ये पोर्शन है और एक इधर का ये जो पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन और ये जो लाइन है इधर वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वैरायटी के जीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। ये है इधर में पूर्वी तट, इधर है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट हो गया और साथ में यहाँ पे उत्तर पूर्वी कॉर्नर इंडिया का। आगे प्रश्न में कह रहा है आपका, निम्नलिखित वनों में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को, अमेजन के जंगल को ना पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह अवशोषित कर लेता है। पूरे पृथ्वी पर का 25% CO2 को यह खींच लेता है सांस में, इतने यहाँ जंगल है। और पूरे पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन चाहिए ना, उसका 6% ऑक्सीजन ये हम लोग को देता है, O2 ये हम लोग को देता है अकेला एक जंगल। सो हाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट जंगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकों में क्या समानता है? निम्नलिखित तकनीकों में क्या समानता है? तो आप एक चीज जानिएगा, एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब ये क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित तकनीकों का क्या समानता है, जैसे अतः पात्रे निषेचन, शीत परिरक्षण, उत्तक संवर्धन। ये कैसे कैसे है? ऑप्शन ए कहता है सभी स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां। अच्छा, ये पूछ रहा है स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां, सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियां, कह रहा है सभी में अधिक स्थान तथा अत्यधिक उपकरण आवश्यक है। तो इसका आंसर याद रखिए, ये सभी जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण का प्रक्रिया है। देखिए हम आपको दोनों का एग्जाम्पल देते हैं, सुनिएगा गौर से। स्वस्थानीय मतलब जहां पे है वहीं पे, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, समुदाय एवं संरक्षण आगार हो गया, पवित्र उपवन हो गया, जैसे जैव मंडल आगार हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। ये जितने भी है ये सारे स्वस्थानीय, मतलब जहाँ पे है वहीं पे, वहाँ से जानवर को नहीं हटाना है, जहाँ पे उड़ा रहा है वहीं पे उसको संरक्षित करना है, वहीं पे उसका देखभाल करना है। अब आइए बाह्य स्थानीय, जैसे बीज बैंक नाम सुने होंगे, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, जहाँ जीन को स्टोर करके रखा जाता है, निम्न तापीय संरक्षण हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, जंतु उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया। समझे? तो ये जितने भी प्रोसेस यहाँ दिए गए ये सभी स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय है। समझे? एक C2 के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सुमेलित जोड़े को छांटिए, जो सही है। तो यहाँ पे है क्योटो प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित है, ये सही है। समझे? क्योटो प्रोटोकॉल ये जान लीजिए पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए जापान के क्योटो शहर, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो है, क्योटो ये कहाँ है? तो जापान में है। ठीक है, अब ये डेट जानिए। ऐसे ये तो ये मत याद रखिएगा कि कितना 11 दिसंबर 1997 को, ये याद रखना है आपको, इस डेट को। बहुत सारे जो सदस्य हैं, देश है, वो सारे आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो यहीं पे पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित वो होता है, डिस्कशन होता है। तो इसका आंसर हो जाए क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित है और डेट है 1997 को। अगला प्रश्न में है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ये चीज थोड़ा सा आपको एक चीज जानना होगा, मेघा पाटेकर एक जानी मानी पर्यावरणविद थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन का बागडोर संभाली थी, इसी से संबंधित है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था।
कुछ बांध मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ही इसको ना सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ है, क्या आप जानते हैं टिहरी बांध? जी आप सही सोच रहे हैं, भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी के ऊपर। श्रीशैलम बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध जो है कहाँ पे है बताइए आप? कृष्णा नदी पे। बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ। भाखड़ा नंगल बांध, ये पता तो एकदम हर हाल में होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सके अब ना पूछा जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है। श्रीशैलम इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर याद रखिएगा। टिहरी मैंने बता दिया, भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नंगल आप बताइए, भाखड़ा नंगल तो आप कहिएगा भाखड़ा नंगल सर सतलज नदी पर, सतलुज या सतलज नदी बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए इडुक्की बांध। इडुक्की बांध परियोजना या इडुक्की बांध जब भी पूछेगा पेरियार नदी पर है। इडुक्की कहाँ है? पेरियार। इडुक्की का इसका एक ट्रिक दे देता हूँ, देखिए इडुक्की ये देखो देखो डूब गया, ऐसे करके हम बोलते हैं पेरियार, मेरा प्यारा यार डूब गया, ऐसे करके याद रखें पेरियार, प्यारा यार डूब गया। तो पूछा जाए इडुक्की जो बांध है पेरियार में है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ इस पर मेहनत करने के लिए। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है, तो ये तो नाम से ही रिलेटेड है तो एग्जाम में नहीं आता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ तो संभावना कम है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। तो एक और जान लीजिए कि इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करछम बांगतू सतलज नदी पर है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। करछम बांगतू ये भी है सतलज नदी पर। अब आगे आइए, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई है। इंग्लिश में रहता तो जल्दी समझ जाता है, रेड डाटा बुक की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है? IUCN द्वारा बनाया गया है। अब रेड डाटा बुक क्या है तो आपको पता होना चाहिए, 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है ना, इसने रेड लिस्ट जारी किया। जो भी प्रजाति है जीवों का वो खत्म हो रहा है, उसको रेड डाटा बुक के अंदर डाला जाएगा। विलुप्त प्राय, समझ गए, वन से विलुप्त हो गया, संकटग्रस्त हो गया, संकटग्रस्त विलुप्त हो, मतलब संवेदनशील है, संकटापन है, संकटन युक्त है, बहुत तरह का नाम है इसमें, समझे। तो ये अच्छा, ये कब बना था? 1963 में। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब कुछ और एक जानिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसको सुनिए जरा। जैसे एक हाल फिलहाल में पूछा गया था, पेंच जो है अभ्यारण्य है, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य कहिए या पेंच अभ्यारण्य कहिए, एक ही बात है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डंपा बाघ अभ्यारण्य या डंपा अभ्यारण्य, मिजोरम में है। डंपा कहाँ पे है? मिजोरम में। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ पे है? ओडिशा में। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक और है बुक्का बाघ अभ्यारण्य, बाघ हटा के एग्जाम में देगा, ये याद रखिएगा, हमें बाघ नहीं लिख के देगा। तो बुक्का अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, बुक्का पश्चिम बंगाल। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, अमानगढ़। एक है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। दुधवा नेशनल पार्क तो उत्तर प्रदेश का पता चल ही गया आपको। नेक्स्ट आप बताइए, शेर पुच्छी बंदर पाए जाते हैं। शेर पुच्छी मतलब शेर के जैसा इसका पूंछ होता है बंदर का, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी घाट। अभी मैंने पिक्चर जो बनाया था ऐसे भारत के नक्शा में, यहाँ वाला पश्चिमी घाट, ठीक है। कैसा सेशन लग रहा है? सही लग रहा है? बातें समझ में आ रही है? लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आगे करा है, संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं को उसके प्राकृतिक वास के अतिरिक्त एक विशिष्ट स्थान पर संरक्षित करने को कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थान। अभी मैंने बताया विशिष्ट स्थान पर। आर्थिक महत्व के लिए, उत्पादों के लिए आणविक, अनुवांशिक एवं जातीय स्तर की विविधता को पता लगाना क्या कहलाता है? प्रॉफिट के लिए। आंसर इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहना बहुत अच्छा रहेगा। संयुक्त वन प्रबंधन अवधारणा को, ठीक है, अवधारणा को भारत में लागू किया गया, तो भारत में लागू किया गया था, तो हम आंसर देना सही लगेगा 1980s में, 1980 में। ये क्वेश्चन कह रहा है हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो आप याद रखेंगे, ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्लियर है बात। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम द्वारा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ऐसा कहा गया था। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 वर्ष या उससे ज़्यादा से जंगल में रह रहा है, उसका हक है, वहाँ पे वो खाएगा पिएगा, काट कूट करेगा, बर्बाद नहीं बस करना है, ध्यान इस बात का रखना है। ऐसे भी जंगली लोग जो बर्बाद क्या ही करते, कुछ नहीं। निम्नलिखित ईंधनों को उसमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा पारित वायु प्रदूषण के ह्रासमान अनुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो ये हो जाएगा डीजल, पेट्रोल और फिर सीएनजी। डीजल से ज़्यादा एनर्जी पेट्रोल में, उससे ज़्यादा आप एनर्जी सीएनजी से मिलेगा। अब प्रदूषण की बात करिएगा, क्या चीज़ का बात था? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण, उससे कम और इसमें सबसे कम। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1993 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1993 को कहा कि अब चलो भाई शुरू करते हैं। एक और बताइए क्वेश्चन, 1 मिनट ऊपर करता हूँ थोड़ा। ये दोनों क्वेश्चन बताइए, तो आज के क्लास का 2 क्वेश्चन और बचा है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है, तो क्या होता है? पादपों की विविधता को बोलते हैं। 1 मिनट, नहीं, संपूर्ण प्रजाति कहना सही रहेगा। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन एवं संपूर्ण पारितंत्र का प्रयोग होता है। जैव विविधता के अंदर सब कुछ आते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन अगर देखना है तो भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरह विविधता बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है बेहतरीन तरीका से बातें समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बता सकते हैं। 37-38 मिनट का क्लास रहा। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जो कल का वीडियो रहेगा वो ये चैप्टर रहेगा जो कि आपके लिए बहुत मायने रखेगा। देख सकते हैं कितने एग्जाम में आए हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है। इससे भी पर्यावरण मुद्दे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। और इसके बाद एक चैप्टर और रहेगा, वैसा होगा तो कल ही ये दोनों चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। या क्या बोलती जनता? आज कर दे कंप्लीट, इसी में आगे का झंझट खत्म करे क्या? ले क्लास, अगला क्लास को मैसेज डाल दें कि उसका क्लास नेक्स्ट डे करा देंगे एक्स्ट्रा। बोलिए, डन। मेहनत कीजिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। कंप्लीट करा ही देते हैं आज तीनों चैप्टर कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर। पर्यावरण मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैसेज कर दूं नेक्स्ट क्लास को। नेक्स्ट अपना वो आज बैठा नहीं रहेगा मेरे चक्कर में। देखिए तब तक क्वेश्चन ये देखिए, जस्ट सेकंड लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन में से क्या हुआ बना सकते हैं। चलिए, यहाँ कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का मजबूती मिली? चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ये शब्द को ध्यान रखिए। देखिए मेघा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो अमृता देवी बिश्नोई है ना, इसको समझिए। एक बिश्नोई आंदोलन हुआ था, उससे अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा। एक और आदमी है इससे संबंधित, चंडी प्रसाद, क्या नाम है? चंडी प्रसाद भट्ट। एक और आंदोलन है, सुनिएगा, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, सुगाधा कुमारी से संबंधित है। अपिक्को आंदोलन हुआ था, पांडुरंग हेंगरे, लक्ष्मी नरसिम्हा, ये दोनों संबंधित है अपिक्को आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर हो गई, अरुंधति राय हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, बाबा आमटे हो गए, ये भी उससे संबंधित थे। बाबा आमटे भी है, मेघा पाटेकर है, अरुंधति राय है, ये सभी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक, इससे संबंधित है ग्रेटा
थनवर्ग, बिट्टू के आर और सांस लेने का अधिकार आंदोलन। क्या? सांस लेने का अधिकार आंदोलन भी हुआ था, जिसमें संबंधित है लियोनार्डो दी कैप्रियो। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। एक्स्ट्रा बातें मैं अलग से करने लग गया। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो आंसर क्या दे? स्वपोषी। प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी है। उत्पादक के बाद आता है स्वपोषी, सॉरी मतलब उत्पादक को कहते हैं स्वपोषी, उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता होता है उसके बाद, ऐसे करके। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? गैस से संबंधित बात कर रहा है। आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, फास्फोरस चक्र जो है गैसीय नहीं, ऑक्सीजन चक्र गैस से रिलेटेड, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सभी क्या है? गैसीय है, लेकिन फास्फोरस चक्र फॉस्फेट के रूप में रहता है, इसलिए ये ऑक्सीजन के रूप में नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है, संबंधित है रामसर कन्वेंशन। पता होना चाहिए आपको ये बात, और शायद पता होगा। रामसर क्या है आपको पता है? ईरान में एक जगह है, वहीं से रामसर साइट की बात निकल के आई हुई है। आपको एक बता दूं बात, ये आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, समझे? रामसर कन्वेंशन जो पहली बार हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए इसको याद रखना जरूर है। ईरान में एक रामसर शहर है, वहीं आयोजित हुआ है, इसलिए रामसर कन्वेंशन के आधार पर ही ये किया जाता है। भारत का आपको पता है पहला जो रामसर स्थल है ओडिशा में स्थित चिल्का झील है, और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों जो है ना, भारत का पहला 1981 में रामसर स्थल ओडिशा में स्थित था, ये इस तरह के हुआ था। भारत में भी 75 तकरीबन रामसर स्थल है, उससे ज़्यादा ही हो गए अब तो शायद। और सबसे पहला जो रामसर स्थल बना था वो ऑस्ट्रेलिया का बना था, कोबोर्ग प्रायद्वीप करके। इस प्रश्न के बारे में बताइएगा, कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्टार लगा लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन और रिपीट होते रहते हैं। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक ग्लांड जगह है, वहीं पे स्थित है ये। IUCN की स्थापना कब हुआ था पता है? 5 अक्टूबर 1948 को बना था ये IUCN, 5 अक्टूबर 1948 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर दीजिए। आर्गन गैस को ग्रीन हाउस के अंतर्गत नहीं रखा जाता, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रखा जाता है। जल वाष्प सबसे ज़्यादा, इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, उससे ज़्यादा गर्मी ट्रैप होकर रहता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन परत क्या करता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहेंगे, पहला आंसर दीजिए सर, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, सबको नहीं आने देना, कुछ निश्चित मात्रा में। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78 पॉइंट समथिंग % है, और 21%, इसको नहीं 21% ऑक्सीजन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा में, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम का वहां यूज होता है। क्लियर है बात? बोलिए। इतने क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर, अदर जो एग्जाम में BPSC ने पूछा वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है। अब ये देखकर मुझे बताइए कौन कौन इसको, इसमें से किस किस को आप जानते हैं। ध्वनि की तीव्रता जिसे एक व्यक्ति बिना किसी नुकसान से सुनकर सह सकता है उसको बोलते हैं, वो है आपका 80 डेसिबल। आंसर दे सकते हो, वैसे इससे नीचे ही है, पता है आपको, इससे नीचे ही है। यहाँ तक ठीक है, हम लोग 150 भी सुन लेते हैं, ये नहीं सुन पाएंगे हम लोग, 150 तक आराम से सुन लेते हैं। जेट वगैरह जो उड़ता है 160 170, उसका तो आवाज़ सुन ही लेते हैं। मिसाइल रॉकेट हो गया, जेट विमान 140 150 उड़ता है। जो ट्रक ट्रैक्टर का आवाज़ होता है झरझराहट वाली 90 से लेकर 100 डेसिबल का होता है। जोर से हम लोग जो बातचीत करते हैं वो 60 से 70 होता है। सामान्य बातचीत 30 से 60 होता है। फुसफुसाहट 10 से 20 होता है। आगे था, विश्व स्तर पर शोर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? विश्व स्तर पर जो है, तो आंसर क्या दिया? परिवहन का। परिवहन से ज़्यादा शोर किसी चीज़ में नहीं होता है, परिवहन सबसे ज़्यादा शोर फैलाता है। निम्नलिखित का सही मिलान कर सत्य विकल्प चुनिए। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको चुनने का कोशिश करिए मेरे साथ साथ।
देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कुछ देर पहले बताए थे आपको हम 1986 को हुआ था, यानी कि ये सी नंबर, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा का आप कर दीजिएगा वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ना, ये आएगा 1981, डी कहिए इसको, दूसरा का डी 1981। जल अधिनियम जो बना था ये बना था बी कहिए इसको, 1987 कहना सही रहेगा, 1987। और एक बच गया है आपका ए, जो शोर सहित वायु सुधार अधिनियम, ए नंबर इसका दे दीजिए, 1974 इज द आंसर। क्लियर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल अधिनियम 1987 में, शोर सहित वायु सुधार अधिनियम 1974 में। पानी वानी पी लीजिए, 1 घंटा तकरीबन होने वाला है, बट पूरा क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और भी आगे है एक चैप्टर, उसको भी कंप्लीट आज हम कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक अशुद्ध अपशिष्ट जल से आसानी से हटाई जाती है? तो आंसर क्या दीजिएगा? निलंबित ठोस आसानी से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग, ठीक है, कौन सा एक रोग संदूषित जल के कारण नहीं होता है, मतलब जल प्रदूषण से नहीं फैलता है, सो पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है, आप आंसर हेपेटाइटिस बी कहिएगा कि जल प्रदूषण के कारण यह नहीं पड़ता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका जवाब निकल कर आएगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषण, जिसको बोलते हैं अबायोटिक डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का निर्माण किया जाता है। आंसर हो जाएगा मानव द्वारा, मानव ही करता है, मानव से ज़्यादा कौन गंदा है जो प्रदूषण फैलाता है। डीडीटी का विस्तारित रूप क्या है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको फोकस में रखिएगा, स्टार लगा दे रहा हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन होगा। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा आपका आंसर। डाइक्लोरो डाइफिनॉल और ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, कई बार बोल दिया मैं इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट सच में है। इस प्रश्न का निम्नलिखित में से क्या एक अधिक अभ्यंतरिक रासायनिक प्रदूषण करता है? तो आंसर हो जाएगा मच्छर मार कॉयल जलाने पर। समझे? ये खतरनाक तरह का मतलब कॉयल अस्थमा का समस्या पैदा करता है, त्वचा के लिए नुकसानदेह है, सांस में समस्या होता है, घर में फैल सकता है धुआं, इससे प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर भी लोग क्या करते हैं? मच्छर कॉयल जला के सोते हैं, जबकि मच्छरदानी लगाना द बेस्ट। मैं तो मच्छरदानी लगाता हूँ ईमानदारी से, मुझे तो सांस लेने में उबाऊ हो जाता है वो सब जलता है। तो निम्नलिखित में से कमेंट्स में बताइए तो कितने लोग मच्छरदानी वाले हैं और कितने लोग कॉयल वाले हैं? कॉयल वाले लोग समझ जाइए, कॉयल नहीं जलाना है, गरीब बन जाइए, मच्छरदानी लगाइए, कहिए कि पैसा नहीं है मेरे पास। निम्न में से कणकीय वायु प्रदूषण नहीं है, मतलब धूल के कण जैसा, समझ में आ रही है? तो एरोसोल्स, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा जरा। इसमें क्वेश्चन गलती है, पता है, इसका होना चाहिए निम्नलिखित में कौन कणकीय वायु प्रदूषक है, ये हटाइए। जैसे एरोसोल्स कणकीय, कण का मतलब है जैसे पानी का, गौर से सुनिए, पानी का या ठोस का, सॉलिड का कण वातावरण में उड़ रहा, जैसे धूल कण है, वो कणकीय हुआ। तो ये कणकीय है एरोसोल्स, ये दोनों नहीं है। क्लियर है बात? और भी आता है, गौर से सुनिए, एरोसोल्स हो गया, जितने भी सूट्स एवं फ्यूम्स हो गया, जैसे कालिख, जब जलावन जलता है तो कालिख उड़ता है ना, कालिख हो गया, ध्रूम हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, उड़ता हुआ ऐस कह सकते हैं, ऐस मतलब क्या होता है? राख, उड़ता हुआ राख हो गया, या पॉलन ग्रेन्स, पौधा का पॉलन ग्रेन भी वातावरण में उड़ते रहता है, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। मैं ऐसा एक चपेट में पड़ा था, मक्के का खेत होता है ना, उसके पास से मैं जा रहा था, हवा बहुत तेज चला, मक्के का जितने वो बाली में से उड़ते हैं ना, पूरे उड़ गए वातावरण में, इतना सांस लेने में दिक्कत होने लगा था। मैंने इस चीज़ को फील किया। जो लोग खेती करने वाले उनको ये सब चीज़ आइडिया होगा। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई? आगे आइए।
10 नंबर कह रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण कौन सा मानक सही है ध्वनि प्रदूषण के लिए? तो 70 डेसिबल या उससे ऊपर प्रदूषण में काउंट होने लगता है, उससे नीचे नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? आंसर हो जाएगा 1986। अभी हम ऊपर में देखे थे। आपको कब क्यों ऐसा हुआ था पता है? आपको एक पल बताता हूँ। 1984 को ना कार्बन कार्बाइड आइसोसाइनेट करके एक फैक्ट्री था भोपाल में, उसमें कांड हो गया और उसी के बाद ये अधिनियम वगैरह बन के आया था। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव कौन है? कॉमन इंडिकेटर फॉर एनिमल, जो जल प्रदूषण बताने लगेगा कि हाँ भाई जल प्रदूषित हो चुका है। तो आंसर दीजिएगा, इसको बोलते हैं, पढ़िए खुद से, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्चेरिया, हाँ ऐसा ही लिखा है, स्चेरिया कोलाइड। ये जो जीव है ना जल प्रदूषण के सूचक होता है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग एग्जाम में पूछ रखा है। निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना है? आसानी से बता दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड था। अगला प्रश्न में आपके सामने है कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो सीधा पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस सब पूछ रहा है। तो मेथेन हो जाएगा आपका, CO2 हो जाएगा, N2O हो जाएगा। इसमें सारे हैं जो वायुमंडल के प्रदूषण को फैलाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस की क्षति के परिणाम स्वरूप त्वचा के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ओजोन के क्षति होगा तो त्वचा कैंसर बढ़ेगा, अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट पड़ जाएगा हाथ पे। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, कार्बनिक अपशिष्ट युक्त घरेलू बाहित मल यदि नदी में गिरता है तो क्या प्रॉब्लम आता है? तो आंसर कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मरने लग जाती है, ऑक्सीजन कमने लग जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। आपको पता होना चाहिए, एक सम्मेलन हुआ था, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्त? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये जो डेट था 1972 को ही हुआ था, स्टॉकहोम में 1972 को। उसी के बाद से क्या है, आपको मनाया जाने लगा 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाया जा विश्व में। ब्लू बेबी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए जरा। मैं खुद पहली बार 5 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये कैसे फैलता है से पूछ रहा है। तो 18 का जवाब निकल कर आएगा, नाइट्रेट से फैल जाता है। नाइट्रेट के प्रदूषण से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम करके एक बीमारी है जो फैलता है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन नीचे में बताएं तो जरा आंसर बताएं आप आंसर। म्यूटाजेनिक प्रदूषक है, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा हाइड्रो कार्बन्स जो होते हैं उसको म्यूटाजेनिक प्रदूषक के रूप में रखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी है। यहां पे कहा जा रहा है 20 नंबर प्रश्न में कि विश्व की सर्वाधिक समस्या उत्पन्न करने वाली जलीय खरपतवार कौन सा है? जो विश्व में सबसे ज्यादा लोग परेशान है, इसको बोलते हैं आइकॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है जैव ऑक्सीजन मांग, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, किसके लिए एक मानक मापदंड बनाया गया है? तो आंसर निकल के आएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के आमाप के लिए ये बनाया जाता है। जल में कितना ऑक्सीजन बढ़ा है या घटा है, इससे आप प्रदूषण वहां से जांच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? आप आंसर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? कह रहा है कि आहार श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर ऊर्जा के स्थान को निरूपित करता है। एकदम सही बात है, ये तो सही है। महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस न के बराबर हो जाता है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई हो जाता है ना, तो धूप वहाँ असर नहीं कर पाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को स्वपोषी कहा जाता है।
प्राथमिक उपभोक्ता को स्वपोषी बोला जाता है? जी नहीं, उत्पादक को स्वपोषी कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? उत्पादक को कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? शाकाहारी। क्या कहा जाता है? शाकाहारी के रूप में हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही गड़बड़ लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? क्या बात है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर आते हैं, ये सही है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं, ये है समुद्र। अजैविक अवयव जीवाणु, अजैविक है तो जीवित है, जीवाणु तो जीवित चीज है। अजैविक में आ जाएगा पेड़ में, सॉरी हवा आ गया, पानी आ गया, पृथ्वी आ गया, आग आ गया, ये सारी चीज आती है इसमें, जितने भी खनिज वगैरह है वो सभी। 25 कह रहा है कि पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी ठोस पदार्थ, वरना वो प्रदूषण में काउंट आने लगता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा मापा जाता है? प्रदूषण जांच कराते हैं हम लोग गाड़ी का, क्या वहाँ नापा जाता है असल में? समझे? तो नापा जाता है शीशा तथा कार्बन कण, कि कितना उससे शीशा निकल रहा है, कितना कार्बन निकल रहा है। धुआं नहीं नापा जाता है, धुआं न के बराबर उसमें समझिए कि धुआं निकल भी रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, का शीशा नहीं निकलना चाहिए। आगे कह रहा है कि ब्राह्य कमल, ब्राह्मण कमल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? तो आंसर निकल के आएगा इसका वाटर शेड विकास उपागम। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा अन्योन्य क्रिया से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है, मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें, आंसर दीजिएगा, लंबी 20-20 फीट का मूसला जड़ें होती है, ये कहने का मतलब है। बहुत बड़ा 20-20 फीट का कहने का मतलब, ए फी लिखा है तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। बड़े बड़े उसमें जड़ होते हैं, मूसला जड़ें, क्योंकि उसको पानी के लिए बहुत तार तक जाना पड़ता है ना बालू के अंदर। 10% नियम किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऊर्जा खाद के रूप में एक पुष्टि से दूसरे पुष्टि में जाता है 10%। तो यहाँ पे ये भी चैप्टर दोस्त कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर और बचा है, मैं चाहता हूँ कि आइए मेरे साथ साथ आप इस चैप्टर का खात्मा किया जाए। चैप्टर का नाम है आपका पारितंत्र के घटक। ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने आज तक अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट तो जाकर देख लीजिए जरा, ये कमाल का प्लेलिस्ट बन गया, एक किसी भी एग्जाम को फाड़ के रख देगा। ये इतने एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूरा कंप्लीट करा के। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का संघटक है ये सारे पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव सारे पारितंत्र के अंदर आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी आया हुआ है फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट होगा। तो आंसर इसमें एक से ज़्यादा देना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट भी है यहाँ पे और हिमाचल प्रदेश भी है, जो कि आपको पता है उत्तर पूर्वी भारत का नक्शा ऐसे है ना। तो ये जो यहाँ वाला पार्ट है, तो यहाँ भी और यहाँ भी, ये जो ये कॉर्नर है यहाँ, दोनों जगह पे, ये तो यहाँ का हो गया ना पार्ट हिमाचल प्रदेश, और ये दोनों पार्ट यहाँ का हो गया। तो ये डी आंसर दीजिए। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अच्छा यहाँ वर्षा होता है, इसलिए पौधे की विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा या सी शुष्क तापीय अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? आंसर दिया लाइकेन। लाइकेन जो है ये बताता है प्रदूषण को भी, सूख रहा है वहाँ पे, लाइकेन सूखने लगा तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या हुआ, सूखा आ गया है, मतलब पानी की जरूरत वहाँ पड़ रहा है। जैव आधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, इतना महत्वपूर्ण है। आंसर दीजिएगा खाद बनाकर, इसको खाद बना के यूज कर लिया जाए, यस और नॉट, सबसे आसान तरीका है। यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है या यूरिया है? तो दोनों आंसर दिया, दोनों मानव शरीर से ही बाहर निकलता है। मॉनसून शब्द किस भाषा में लिया गया है? तो मॉनसून शब्द जो लिया गया है ये हो जाएगा आपका अरेबिक शब्द से है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है लमसम स्टूडेंट छोड़ कर आता है, उसको पता ही नहीं रहता, अंदाज पे कुछ भी मार के चला आता है। स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरेबिक से लिया गया है।
क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एग्जाम में बहुत सारे रिपीटेड हो रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आराम से इसको देखिए, क्वेश्चन रिपीट होगा, आप जवाब देकर आएंगे नहीं, ठोक के आएंगे। यहाँ कह रहा है 7 नंबर में, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट की बात कर रहा है, तो एक से ज़्यादा तरह का मिट्टी वहाँ मिल जाएगा, समझे। जलोढ़ मिट्टी मिल ही जाएगा, जलोढ़ मिट्टी आराम से मिल जाएगा, जलोढ़ मिट्टी आंसर दे दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो मासिनराम मेघालय में होता है, समझे। ये कह रहा है प्रारंभिक अनुक्रम पाया जाता है, तो आंसर दीजिएगा प्रारंभ से असंभरित क्षेत्र में। ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्त का मुख्य कारण क्या है। कुछ जाति विलुप्त हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, पौधा काटने से, जंगलों को काटने से। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, तो आंसर दीजिए इसका जैव भार का पिरामिड हमेशा सत्य होता है। अपघटक होते हैं, अपघटक जो कोई जीव मर जाता है तो उसको सराहना गलाने का काम करता है, अपघटक मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो विषमपोषी होते हैं, वो किसी और से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा माना जाता है, तो ये तो बेसिक बच्चा भी बता देगा, समुद्र से बड़ा कुछ है क्या। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, तो पेयरी जो है अधिपादप नहीं है, ये गलत सुमेलित है। सवाना अकेसिया वृक्ष मिलता है, टुंड्रा में परमाफ्रोस्ट मिलता है, ये जो है सही है। देखिए प्रेरी घास का मैदान जो है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो पेरी में गेहूं के फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है इसको, पेरी को, समझे। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित कहाँ हो जाती है, तो आंसर आप कहेंगे कि उत्पादक में, सबसे ज़्यादा उत्पादक में ही संचित रहता है ना। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने बनाया था, पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने वाले कौन थे, वो आपसे पूछ रहा है, तो आराम से कहिएगा ए नंबर चार्ल्स एल्टन ने बनाया था, ठीक है। 9 नंबर का रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले कौन थे, तो आंसर दीजिएगा टांसले नाम का व्यक्ति से, टॉन्सले या टांसले लिखेगा, इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, आंसर दिया सदैव सीधा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य से ऊपर तो कोई है नहीं, तो सूर्य भगवान को ही मारिए, ठीक। यहाँ पे कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, खाद्य श्रृंखला में, तो आंसर कहिएगा मांसाहारी, द्वितीयक में तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में किस प्रकार के पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता 1200 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। अब बताइए जरा, तो ये उल्टा पिरामिड हो जाएगा ना, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड कहेंगे। ये नीचे ये ऐसे बन जाएगा पिरामिड, ऐसे सबसे नीचे ये आएगा, उसके ऊपर में ये आएगा, तब सबसे ऊपर में ये आएगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो संतुलन क्षेत्र में चरम समुदाय पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सहयोगिता संबंध का उदाहरण नहीं है, तो आंसर आप दीजिएगा मादा वाष्प तथा अंजीर प्रजाति में। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, उल्टा पिरामिड बोल रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है। पर्यावरण से अभिप्राय किस क्या होता है, पर्यावरण का डिफिनीशन पूछ रहा है, तो ये सारे आंसर दे दीजिए, पर्यावरण के अंदर आ जाएगा। जैसे भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशु की प्राकृतिक दुनिया जो उसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, अजैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अन्य क्रियात्मक व्यवस्था, इंटरैक्टिंग सिस्टम जो समान अंततः संबंधित या इंटरलिंक होते हैं। क्लियर है बात। आगे कह रहा है एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण होते हैं। बर्फ जो है उष्मा का क्या है, कुचालक है, उष्मा को इधर से उधर जाने नहीं देता है, इसीलिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोटा सा है जो याद रखा जा सकता है बात।
आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा। बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देता है, इसीलिए। सर्वभक्षी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सर्वभक्षी के ऊर्जा का स्रोत, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता और मांसभक्षी या मांसाहारी। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा था, यह है समुद्र वाला पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पदपाक्ष की माप की इकाई क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है? यह भूमंडलीय हेक्टेयर में नापते हैं हम लोग। पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या निरूपित करता है? ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। आगे है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कहाँ पे है? तो आंसर क्या दीजिएगा? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट हो गया। बस वही बात मैंने जो कई बार बता दिया पिक्चर बना बना के। पृथ्वी सम्मेलन 5+ आयोजित हुआ था। ये क्या है मतलब 5+? ये तो जानते हैं 1997 को हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए में है न्यूयॉर्क, ठीक है। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण कहाँ से है? तो कहिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है जीवों को संरक्षित करने का जिम्मेदारी लिया था कि नहीं भाई जीवों को बचाना है। 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गड़बड़ वाला पूछ रहा है आपसे, समझे? तो आपका जवाब निकल कर आएगा कि रॉकेट ईंधन किरोसिन तेल से चलता है। रॉकेट किरोसिन से नहीं चलता है, द्रव पेट्रोलियम से चलता है, आपको पता चाहिए। नोदक बोलते हैं उसको, प्रोपेलेन कहलाता है। रॉकेट में जो प्रयुक्त होता है ईंधन उसको नोदक बोलते हैं। और किरोसिन तो नहीं होता है। नोदक में क्या होता है पहले समझिए। अल्कोहल होता है, द्रवित हाइड्रोजन होता है, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन होता है, और साथ में अब ठोस में भी आजकल आने लगा है, उसके साथ ऑक्सीजन डाल दिया जाता है ताकि बहुत तेज़ी से अच्छे से जल पाए। ऑक्सीजन वहीं पे मिलेगा तो अच्छा से जलेगा। निम्न में कौन सा उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन में किया जाता है तो इथीन का प्रयोग होता है, इथीन से पॉलीथीन। ये एकलक है, ये बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो आंसर निकल के आएगा रबर जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि पौधा के लेटेक्स से मिलता है ना तो ये खत्म हो जाता है। निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर क्या दीजिएगा? मृत्तिका 8 से 10% गड़बड़ दिया गया है और सब सही है। अस्पताल से प्लास्टिक 9 से 12% निकलता है, धातु 1 से 2% निकलता है, सिरिंज वगैरह का। जैव विविधता बायोडाइवर्स में परिवर्तित होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे आप जाएंगे भूमध्य रेखा की तरफ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। मैंने जितने भी चैप्टर इस बुक के थे पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर ये किताब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा करूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यही किताब है जिसको मैंने पूरा आज कंप्लीट करा दिया पूरा। हर एक स्टूडेंट का सपना है कि इस किताब को ज़रूर मैं पढूं, और इसका पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है, अच्छे से समझा कर मैंने करा दिया है। आप जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। चैनल पर पूरा का पूरा लिस्ट मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे और भी वीडियोस देखने के लिए।